नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल बॉटनी स्टडी में। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताया था, दोनों में क्या अंतर है वो भी बताया था। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि यूकैरियोटिक सेल दो तरीके की होती है, एक जंतु कोशिका, एक पादप कोशिका, यानी एक एनिमल सेल होती है और एक प्लांट सेल होती है। आज इस वीडियो में हम एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में ही पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों का भला हो सके। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए, पहले मैंने आपके सामने एक एनिमल सेल जंतु कोशिका की एक संरचना लगाई हुई है। इसको आप लोग देखिए। इसमें जो ऊपर आप संरचना देख रहे हैं छोटी सी, इसको बोलते हैं पाइनोसाइटिक वेसल्स। इसमें क्या होता है, सेल का जो फ्लूइड होता है वो कलेक्ट होता है। कई सारी सेल जब आपस में जुड़ी होती हैं तो उसमें फ्लूइड कलेक्ट रहता है। उसके नीचे आप देखिए लाइसोसोम है। लाइसोसोम यहाँ पे छोटी सी एक संरचना है, लाइसोसोम। इसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं। जब मैं लाइसोसोम पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिर यहाँ पे छोटी छोटी संरचनाएं पाई जा रही हैं, इसको बोलते हैं गोल्जी वेसिकल्स। इधर आप देखिए एक संरचना है माइटोकांड्रिया, इसको कोशिका का ऊर्जा ग्राफ कहते हैं। फिर ये जो संरचना देख रहे हैं लंबी लंबी बनी, इसको गोल्जी ऑपरेटस बोलेंगे। फिर देखिए यहाँ पे है न्यूक्लियोलस, ये जो पिंक कलर का है वो न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियस ये बड़ा वाला है। जंतु कोशिका में न्यूक्लियस जो होती है वो सेल के मध्य में होती है, और न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियोलस होता है, यानी केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, यानी केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है। अब इधर देख लीजिए, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा हो। रफ का मतलब जिसपे राइबोसोम के कण हो। इस पे देखिए राइबोसोम के कण है, इसलिए इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया। और अंदर वाला देखिए ये जो संरचना बनी है ये स्मूथ है, यानी चिकनी है। इसमें राइबोसोम के कोई भी कण नहीं है, नो राइबोसोम लिखा हुआ है, यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है। उसके बाद देखिए ये जो पतली सी संरचना है इसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इधर भी आप देख रहे हैं माइटोकांड्रिया, इधर भी माइटोकांड्रिया। अब इधर देखिए इसमें जो येलो कलर का ये सब मैट्रिक्स भरा हुआ है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। फिर ये जो छोटी छोटी कणिकाएं ये राइबोसोम है। सेंट्रियोल्स देखिए यहाँ बीच में है। सेंट्रियोल का देखिए काम क्या होता है, जब कोशिका विभाजन होती है तो ये सेंट्रियोल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब मैं माइटोसिस मियोसिस आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में तो आपको सेंट्रियोल का वर्क बताऊंगा पूरा। ठीक, उसके बाद देखिए ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, पतली पतली नलिकाएं होती हैं जिसको माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो ये हो गया एनिमल सेल के बारे में। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं प्लांट सेल के बारे में। ये देखिए प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक छोटी संरचना दिख रही है, यहाँ पे एक छोटी संरचना दिख रही है, यहाँ पे एक छोटी संरचना दिख रही है, पतली पतली नलिका निकली हुई, जिसको बोलते हैं प्लाज्मोटेमेस्टा। ये प्लाज्मोटेमेस्टा का काम क्या होता है, जब कई सारी सेल आपस में जुड़ी रहती हैं तो इस सेल की जो मैट्रिक्स होता है, जो साइटोप्लाज्म इसके अंदर भरा हुआ है, वो दूसरे सेल में जाता रहता है, और दूसरे सेल का जो साइटोप्लाज्म है इस सेल में आता रहता है। एक तरीके से ये पतली नली होती है, ट्रैफिक का काम करती है, जो इस मैट्रिक्स को दूसरे सेल में और दूसरे सेल के मैट्रिक्स को तीसरे सेल में आदान प्रदान करती रहती है। ठीक है, इसके बाद आप लोग देख रहे हैं मोटी सी हरे रंग की जो लेयर देख रहे हैं इसको बोलते हैं सेल वॉल। इसके नीचे ये नीले रंग की जो संरचना देख रहे हैं इसको बोलते हैं पैराक्सीसोम। इसका काम जो होता है फोटोसिंथेसिस में वर्क करता है। जब फोटोसिंथेसिस में पढ़ाऊंगा उसमें आपको पैराक्सीसोम और क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। गोल्जी ऑपरेटस, ये संरचना आप देख ही रहे हैं। सेंट्रल वैक्यूल, इसमें देखिए वैक्यूल बहुत ही बड़ा हुआ है। इसकी रिक्तिका जो है इंग्लिश में वैक्यूल बोलते हैं, हिंदी में रिक्तिका। सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रल इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये बीच में स्थित है, इसलिए इसको सेंट्रल वैक्यूल बोलेंगे। फिर देखिए नीचे यहाँ क्लोरोप्लास्ट है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। फिर यहाँ पे जो मैट्रिक्स सब भरे हुए हैं इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक संरचना ये दिख रही है, ये भी दिख रही है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए सेल वॉल के नीचे एक पतली सी संरचना आपको दिख रही होगी, ये पतली संरचना इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक, अब यहाँ पे भी देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट है, सारी चीजें वही हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं गोल्जी वेसिकल्स। छोटी छोटी संरचनाएं जो है उसको गोल्जी वेसिकल्स बोलते हैं। राइबोसोम के छोटे छोटे कण आपको दिखाई दे रहे हैं।
स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का मतलब होता है चिकना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसपे राइबोसोम के कण नहीं है वो क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब उसके नीचे देखिए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसमें देखिए केंद्रक जो है वो सेल के किनारे है। एनिमल सेल में क्या था, केंद्रक बीच में था, लेकिन इसमें किनारे की तरफ है। और इसमें जो छोटी सा है इसको बोल रहे हैं न्यूक्लियोलस, मतलब केंद्रक के अंदर ही केंद्रिका है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब इसमें राइबोसोम के कण हैं, इसलिए इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला गया है। ठीक है। अब देखिए नीचे लिखा हुआ साइटोस्केलेटन, ये आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है साइटोस्केलेटन। अब इसका मतलब है, स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल। जैसे हमारे शरीर में कंकाल है, वैसे प्लांट सेल में भी कंकाल होते हैं। जैसे इसमें देखिए तीन तरीके के होते हैं। एक माइक्रोफिलामेंट, माइक्रो का मतलब बहुत छोटा, फिलामेंट का मतलब तंतु, बहुत छोटी छोटी तंतुएं इसमें होती है। माइक्रो ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्स मतलब ट्यूब्स इसमें छोटी छोटी दिख रही हैं आपको। फिर देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इसमें कुछ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी होती है। वही तीनों जो माइक्रो फिलामेंट है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं, इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है। तो इन तीनों संरचनाओं को मिला करके हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। तो ये तो हो गया प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, मैंने स्ट्रक्चर वाइज आपको बता दिया। अब मैंने पॉइंट वाइज भी लिखा हुआ है, पॉइंट वाइज मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एग्जाम में अगर लिखने के लिए बोल दे तो आप लिख सकें। ठीक है। चलिए, जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, क्या अंतर है। पहला अंतर देखिए, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। सेल वाल जंतु कोशिका में नहीं होती है। देखिए कहीं भी नहीं दिखा आपको चित्र में। कोशिका भित्ति सेल वाल उपस्थित होती है किसमें, पादप कोशिका में। पादप कोशिका में सेल वाल उपस्थित होती है। फिर देखिए नीचे लिखा हुआ है, लेकिन प्लाज्मा से बनी हुई कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन का आवरण पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन यानी सेल की छोटी सी झिल्ली प्लाज्मा से बनी हुई पाई जाती है किसमें, जंतु कोशिका में। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बाहर उपस्थित होती है, यानी जो पादप कोशिका होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन जो होती है सेल वॉल के अंदर होती है और सेल वॉल बाहर की साइड में होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, केंद्रक उपस्थित होता है कोशिका के मध्य में। जंतु कोशिका में यानी एनिमल सेल में जो केंद्रक होता है वो उपस्थित होता है, लेकिन कोशिका के मध्य में। पादप कोशिका में देखा जाए तो केंद्रक उपस्थित होता है, लेकिन कोशिका में किनारे की ओर स्थित होता है। इस चीज को ध्यान से रख समझने की कोशिश करिएगा। केंद्रक दोनों में है, लेकिन केंद्रक की पोजीशन क्या है, इसमें केंद्रक मध्य में है, इसमें केंद्रक किनारे की तरफ है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट देखिए, केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन उपस्थित है यानी दोनों में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में अंतर होता है, एक होती है कोशिका झिल्ली, एक होती है केंद्रक झिल्ली। जो केंद्रक के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है उसको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलेंगे, और जो सेल के चारों ओर झिल्ली पाई जाएगी उसको सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक। चौथा पॉइंट देखिए, हरित लवक। जंतु कोशिका में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, इसीलिए जंतु कोशिका हरे रंग की नहीं होती है, बल्कि पादप कोशिका में आप देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। आगे देखिए, राइबोसोम उपस्थित होता है, इसमें भी किसमें, जंतु कोशिका में भी राइबोसोम है और पादप कोशिका में भी राइबोसोम है। ठीक। छठवां पॉइंट देखिए, रिक्तिकाएं आकार में छोटी व संख्या में अधिक होती हैं किसमें, जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं आकार में छोटी होंगी लेकिन संख्या में अधिक होगी। पादप कोशिका में क्या होगा, रिक्तिकाएं आकार में बहुत बड़ी होंगी। चित्र में भी मैंने आपको दिखाया, आकार में तो बहुत बड़ी है लेकिन संख्या में कम होती है। इनका आकार जो है बड़ा रहेगा लेकिन संख्या में ये कम होती हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सातवां पॉइंट, लाइसोसोम उपस्थित होता है किसमें, जंतु कोशिका में। लाइसोसोम अनुपस्थित होता है किसमें, पादप कोशिका में। ठीक। आठवां पॉइंट देखिए, क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं लेकिन आकार में छोटे होते हैं। जंतु कोशिका में क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं लेकिन आकार में छोटे होते हैं, जबकि पादप कोशिका में क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं लेकिन आकार में बड़े होते हैं, उनका आकार काफी बड़ा होता है। नौवां पॉइंट है, अंतःप्रद्रवी जालिका खुरदुरी, रफ एवं चिकनी स्मूथ दोनों प्रकार की पाई जाती है। इनकी संख्या अधिक होती है किसमें, जंतु कोशिका में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ स्मूथ
दोनों प्रकार की पाई जाएगी, लेकिन इनकी संख्या अधिक होगी, जबकि पादप कोशिका में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ, स्मूथ दोनों प्रकार की पाई जाएगी, लेकिन इनकी संख्या कम होगी। पाया दोनों में जाएगा, बस संख्या का फर्क होता है। 10वां पॉइंट देखिए, जंतु कोशिका में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस नहीं होता। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जंतु कोशिका में नहीं होती है, इसलिए जंतु कोशिका यानी जो जंतु यानी हम लोग जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। जबकि पादप कोशिका में फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट और पराक्सीसोम होते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट आखिरी देख लीजिए, जंतु कोशिका में कार्बोहाइड्रेट का संचयन या स्टोरेज कहें तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। यानी जंतु कोशिका में जो कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जबकि पादप कोशिका में जो कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। तो ये तो हो गया प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ अंतर थे जो मैंने चित्र के माध्यम से आप लोगों को बताया है। अगर आप लोगों को किसी तरीके की कोई समस्या हो या कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करिएगा। जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो उस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको ज़रूर दूंगा। किसी भी तरीके का अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं भी ना समझ में आए, तो आप तुरंत कमेंट करिएगा। मैं अगले वीडियो में आपके उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।